नमस्कार साथियों, सुप्रभात। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हैं। माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हैं कि वो हमें सन्मार्ग पर लेके जाए तथा सफलता प्रदान करे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा वंश, जिसको विश्व का भी सबसे बड़ा वंश कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 566 या 565 ईस्वी के अंदर मेवाड़ क्षेत्र के अंदर हुई थी, जो 1947 तक लगातार चला था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेवाड़ के गुहिल या गहलोत या सिसोदिया वंश की। याद रखना दोस्तों, मेवाड़ के गुहिल, और इसी गुहिल को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? गहलोत। और इसी गहलोत को तीसरा नाम क्या बोल सकते हैं? सिसोदिया। क्या बोल सकते हैं? सिसोदिया। बात करेंगे गुहिल वंश की, गहलोत वंश की, सिसोदिया वंश की। हालांकि गुहिल के नाम से इसका नाम पड़ा था। 1326 के बाद में इस वंश को किस नाम से जाना गया? सिसोदिया। हालांकि जो सिसोदिया थे, जो गुहिल थे, एक ही व्यक्ति के वंशज थे, लेकिन समय की परिस्थितियों के अनुरूप सिसोदिया या सिसोदा ग्राम में दोबारा उत्पत्ति होने के कारण क्या नाम पड़ गया था? सिसोदिया नाम पड़ गया था। तो आज हम बात करेंगे मेवाड़ के गुहिल, गहलोत या सिसोदिया। पहले तो हम राजस्थान के उस क्षेत्र की बात करेंगे जहां पर ये वंश की उत्पत्ति हुई थी। राजस्थान के उस क्षेत्र की, ये दक्षिणी राजस्थान मानेंगे हम, नॉर्मल सी बात करें तो दक्षिणी राजस्थान मानेंगे इस क्षेत्र को। ये अपना क्या है? दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान के अंदर यहाँ पे एक जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के जस्ट नीचे यहाँ पे है एक चित्तौड़, यहाँ पे है एक जिला प्रतापगढ़। याद करना भी दोस्तों, प्रतापगढ़ के बाद में यहाँ पे है एक जिला बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में यहाँ पे एक जिला डूंगरपुर है। फिर यहाँ पे एक लंबा जिला है उदयपुर, और यहाँ पर एक जिला और पड़ता है जिसका नाम है राजसमंद। वर्तमान स्थिति की हम बात देखें तो राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा उदयपुर संभाग के 6 जिले हैं। ये जो भीलवाड़ा जिला है, ये इधर अपने अजमेर संभाग के अंदर आता है, जिसके अंदर भीलवाड़ा है, अजमेर है, नागौर तथा टोंक है। लेकिन पहले की अगर बात करें तो हम उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र क्या कहलाता था? मेवाड़ कहलाता था। क्या कहलाता था? मेवाड़ कहलाता था। मेवाड़ से पहले के, अगर इस मेवाड़ के अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो इसके प्राचीन नाम जाने जाते थे। एक जाना जाता था इसका मेदपाट, और मेदपाट कहा जाता था। यहाँ पे एक जाति रहती थी जिसका नाम था मेर जाति। कौन सी जाति रहती थी? मेर जाति रहती थी। दूसरा इसका प्राचीन नाम जाना जाता था प्रागवाट, और प्रागवाट नाम इसकी स्थलाकृति के कारण पड़ा था। किसके कारण पड़ा था? स्थलाकृति या इसकी बसावट के कारण इसका क्या नाम पड़ा था? प्रागवाट। और दूसरा मेर जाति की अधिकता के कारण क्या पड़ा था? मेदपाट। इसका एक तीसरा नाम और भी था जिसको कहा जाता था सीवी, और सीवी नाम से ये क्या था? उस समय जनपद था। जैसे आजकल राज्य होते हैं ना, जैसे राजस्थान है, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर कई प्रकार के जनपद थे, और भारत के अंदर उस समय 16 महाजनपद थे। उन जनपदों में एक जनपद इस क्षेत्र में था, और इस क्षेत्र का जो जनपद था वो क्या कहलाता था? सीवी कहलाता था। और इस जनपद की जो राजधानी थी वो राजधानी कहलाती थी कौन सी? नगरी। कौन सी राजधानी कहलाती थी? नगरी। और इस चित्तौड़गढ़ का ही नाम क्या था? प्राचीन नाम नगरी था, जिसका दूसरा नाम क्या कहलाता था? मध्यमिका कहलाता था। तो ये तो इस क्षेत्र की प्राचीन काल की बात हो गई। मतलब जो मेवाड़ था वो भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। मेर जाति की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट भी कहा जाता था। पहाड़ी स्थलाकृतियों के कारण इसको प्रागवाट भी कहा जाता था। बात करें हम जनपद काल की, तो जनपद काल में ये क्षेत्र सीवी कहलाता था, जिसकी पास में ही स्थित नगरी नामक क्या थी? राजधानी थी। इस नगरी का दूसरा नाम क्या था? मध्यमिका भी कहलाता था। और इसी मध्यमिका या नगरी के स्थान पर आज कौन सा जिला बसा हुआ है? चित्तौड़गढ़ जिला बसा हुआ है। और इसी क्षेत्र के अंदर लगभग 565
या 566 ईस्वी से लेकर 1947 तक एक वंश ने शासन किया था और उस वंश का क्या नाम था? गुहिल, गहलोत या सिसोदिया वंश। ये तो हमने गहलोतों की कौन सा स्थान था परमानेंट, आप याद रखना, पूरा का पूरा इसी क्षेत्र के ऊपर हम इतिहास को पढ़ेंगे हम। ये तो हमने इनके स्थान की बात कर ली। दूसरी बात करेंगे हम इनके उत्पत्ति। उत्पत्ति यानी कि ये वंशज किसके हैं? तो उत्पत्ति के संबंध में आपने अब्बुल फजल का नाम सुना होगा। अब्बुल फजल, अब्बुल फजल कहता है कि ईरान का एक शेख है या ईरान का एक बादशाह है, ईरान का बादशाह है और उस ईरान के बादशाह का नाम था नौशेखा या नौशेखा। ये लोग नौशेखा के वंशज हैं। क्या कहता है? नौशेखा के वंशज है। याद रखना, कई बार पूछ लिया गया प्रश्न है कि अब्बुल फजल के अनुसार गुहिल वंश कहाँ से आए हैं, तो इसने सीधी सी बात कही है, ईरान का बादशाह है नौशेखा, उसके क्या है? वंशज। दूसरे नंबर पे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। खूब पढ़ोगे आप, और शर्मा है तो बता देना, ये कहता है कि ये लोग क्या है? ब्राह्मण। तीसरा आता है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और ओझा क्या कहता है? ये क्या है? क्षत्रिय है। और कर्नल टोड कहता है कि ये गुहिली है। ये क्या कहता है? गुहिली है। इनकी जाति क्या है? गुहिली है। तथा कर्नल टोड और नैणसी ने दोनों ने मिलकर राजस्थान में गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 24 शाखाएं बताई है कि 24 प्रकार के गुहिल राजस्थान के अंदर रहा करते थे। तो उत्पत्ति के संबंध में दोबारा देख लेना, अब्बुल फजल ईरान के बादशाह नौशेखा के वंशज बताता है, दशरथ शर्मा ब्राह्मण बताता है, ओझा इनको क्षेत्रीय बताता है, टोड गुहिल बताता है, और टोड तथा नैणसी इनकी राजस्थान में कितनी शाखाएं बताते हैं? 24 शाखाएं बताते हैं। अब बात करेंगे कि आया कहाँ से था ये। इस 565 या 66 ईस्वी के अंदर इसको लेकर कौन आया था? तो एक कहानी बताते हैं, छोटी सी एक कहानी है। उस कहानी के द्वारा हम संपूर्ण उत्पत्ति देखेंगे। हालांकि उस कहानी से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी 3-4 व्यक्तियों के नाम उस कहानी के अंदर आते हैं। कहानी में आप इस क्षेत्र को याद रखना। इस क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर हम बात करें जोधपुर और यहाँ पे हम बात करें जालोर, तो ये जो क्षेत्र था ये इधर गुजरात था। ये क्षेत्र कहलाता था उस समय गुजरातरा, और गुजरातरा का जो क्षेत्र रहा वो कहलाता था केहर राज्य। केहर राज्य, और केहर राज्य के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिलादित्य। शिलादित्य की एक पुत्री थी, पूरा याद रखना भाई, पुत्री थी जिसका नाम था सुभागा देवी। सुभागा देवी। इस सुभागा देवी का जो विवाह था ना, विवाह है वो गया था सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान उसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और सुभागा देवी क्या हो गई थी? विधवा। लेकिन कहते हैं कि सूर्य भगवान के बीज मंत्रों से इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किसको? इस सुभागा देवी को। और उस पुत्र रत्न का नाम इसने क्या रखा? सॉरी भाई, ये यहां पे गोपादित्य था, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, गोपादित्य था। सुभागा देवी इसकी पुत्री सुभागा देवी थी। कहाँ पे रहते थे? केहर राज्य गुजराता क्षेत्र के अंदर रहते थे। सूर्य भगवान से उसका विवाह हो गया था, विधवा हो गई, बीज मंत्रों से उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम क्या रखा था इसने? शिलादित्य रखा था। अब देखो, ये इस शिलादित्य को लेकर गुजरात के इस क्षेत्र वल्लभी नगर में आ गई, और वल्लभी नगर के अंदर इस शिलादित्य ने राज्य करना प्रारंभ कर दिया। थोड़े समय बाद इस वल्लभी नगर में इस शिलादित्य की यहाँ पे क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। और शिलादित्य की जो भी रानियां थी उन रानियों ने क्या कर दिया था? जोहर कर दिया था। लेकिन इसी समय कहते हैं कि एक रानी यहाँ माउंट आबू गई हुई थी। और माउंट आबू किस लिए गई हुई थी? जगदम्बा माता के दर्शन हेतु गई हुई थी। और माउंट आबू के अंदर जो रानी गई हुई थी उसका नाम था पुष्पावती।
पुष्पावती को जब इस बात का पता चलता तो ये वापिस नहीं आती है, और पुष्पावती यही एक महिला होती है कमलावती, और कमलावती के सहयोग से एक गुफा है माउंट आबू में, मालिया गुफा। उस मालिया गुफा के अंदर एक बच्चे को जन्म देती है, और उस बच्चे का नाम क्या होता है? गुहादित्य। ये नीचे वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बाद में गुहादित्य वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन पहले कहाँ पर काम कर रहे हैं? ये नीचे जालोर क्षेत्र, और ये क्षेत्र अपना मारवाड़ का है। इस क्षेत्र में अभी तक इनका कोई प्रभाव नहीं है। तो आप ध्यान रखना, कमलावती के सहयोग से पुष्पावती एक बच्चे को जन्म देती है, और कमलावती उसके बचपन का लालन पालन करती है। और अब यही गुहादित्य कहाँ पे चला जाता है? इस मेवाड़ क्षेत्र, और मेवाड़ क्षेत्र में रहना प्रारंभ कर देता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो भील बच्चे थे, वो भील बच्चे एक बार खेल खेल रहे थे, और उसी खेल को खेलते खेलते कहते हैं कि एक यहाँ पे भील बच्चे खेल खेल रहे थे। भील बच्चे खेल के दौरान ही कहते हैं कि यहाँ पे राजा बनाने की परंपरा चल रही थी, और जो राजा बनाने की परंपरा चल रही थी, उस परंपरा के तहत इस गुहादित्य को शासक बनाया गया। और एक मंडलिक चतुर्थ नामक करके भील था। इस मंडलिक चतुर्थ ने इस गुहादित्य का क्या किया था? अपने अंगूठे के खून से राज्याभिषेक किया था। और अपने अंगूठे के खून से राज्याभिषेक किया था। ये था उमरिया गांव का, और ये उमरिया गांव कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद के अंदर। जो ही इस मंडलिक चतुर्थ ने गुहादित्य का राज्याभिषेक किया, गुहादित्य ने इस क्षेत्र का राजा अपने आप को मानना शुरू कर दिया। और थोड़े समय बाद इस गुहादित्य ने कहाँ पर? उदयपुर के अंदर नागदा में अधिकार कर लिया, और राजस्थान के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की। और ये कब की? 566 या 565 ईस्वी में की। छोटी सी कहानी है, हालांकि यहाँ से प्रश्न पूछे या न पूछे वो अगले की मर्जी है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने गुहादित्य का राज्याभिषेक किया था, उसके बाद में एक परंपरा पड़ गई। जब भी गुहिल वंश के अंदर कोई नया शासक बनता तो सर्वप्रथम उसका राज्याभिषेक उमरिया गांव का भील सरदार करता। कौन से गांव का? उमरिया गांव का भील सरदार उसका क्या करता था? राज्याभिषेक करता था। इस प्रकार गुहिल तथा गहलोत वंश का संस्थापक कौन हो गया? राज्याभिषेक या संस्थापक कौन हो गया? गुहादित्य, जिसने इसकी स्थापना कब की थी? 566 या 565 में। कौन से क्षेत्र में की थी? उदयपुर के नागदा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में की थी? उदयपुर के नागदा क्षेत्र के अंदर इसने इसकी स्थापना की। तो ये तो हमने पढ़ा गुहादित्य। गुहादित्य की माता पुष्पावती थी, पिता शिलादित्य था। पिता की हत्या गुजरात के अंदर ही की जाती है। माता पुष्पावती कहाँ आती है? उस समय आबू पर्वत पे आती है, जगदम्बा माता के दर्शनों हेतु आती है, और यहीं पर वह एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम है गुहादित्य। और वही गुहादित्य भविष्य के अंदर जाकर मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश का क्या बनता है? संस्थापक। तो एक नंबर पे हम इस वंश का क्या देखेंगे? संस्थापक। तो संस्थापक कौन हो गया? गुहादित्य। गुहादित्य कब? 565 या 566 ईस्वी। एक ही डेट आती है, दोनों नहीं आती हैं। इसके पिता कौन थे? इसके पिता थे शिलादित्य। इसकी माता थी इसकी पुष्पावती, जो मैंने अभी बताया आपको। कहाँ पर जन्म दिया था? माउंट आबू की मालिया गुफा के अंदर। इसका एक पुत्र था, और उस पुत्र का नाम था नागादित्य। इसने गुहादित्य ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, पहली राजधानी, वो कहाँ पे बनाई थी? नागदा बनाई थी। काम शुरू हो गया। गुहादित्य के बाद में उसका पुत्र नागादित्य यहाँ का शासक बना, लेकिन इस नागादित्य की हत्या किसने कर दी? बिल्लों ने इस नागादित्य की हत्या कर दी। और नागादित्य के एक पुत्र था जिसका नाम था कालभोज, या उसको क्या कहा जाता था? मालभोज। एक राजकुमार था।
लेकिन अब उसको परिस्थिति वंश अपने वंश को छोड़ना पड़ा था। हालांकि गुहादित्य ने कोई स्पेशल स्थापना नहीं की थी, सिर्फ वंश की स्थापना थी। गुहिल अपने नाम से गुहिल गहलोत और इस क्षेत्र में एक राजधानी बना की। हालांकि इसने किसी प्रकार की सत्ता की स्थापना नहीं की थी। तो 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे सत्ता की स्थापना, सत्ता का संस्थापक, वंश का संस्थापक। संस्थापक किसका? वंश का। तो ये हो गया। अब देखो इस नागादित्य की मृत्यु के कारण, मृत्यु के समय कालभोज या मालभोज अल्पवयस्क था, इसको किसी प्रकार का राजकाज नहीं मिला। तो ये राजकाज न मिलने के कारण ये उदयपुर चला गया और उदयपुर के अंदर एक ऋषि था जिसका नाम था हारित ऋषि। उस हारित ऋषि की गाय चराता था, इस हारित ऋषि की गाय चराता था। हारित ऋषि की जो कुल देवी थी, उस कुल देवी का नाम था राष्ट्रसेनी और हारित ऋषि थे वो शिव भगत थे। क्या थे? शिव भगत थे। इतना हारित ऋषि के बारे में भी ध्यान रखना। ये गवाले के रूप में कालभोज जिसकी गाय चराता था। कहते हैं कि गाय प्रतिदिन किसी शिवलिंग के ऊपर अपना दूध चढ़ा के आती थी। एक दिन उस शिवलिंग के ऊपर एकलिंग जी उपस्थित हुए और एकलिंग जी जब उपस्थित हुए तो हारित ऋषि के आपस में कहते हैं कुछ सवाल जवाब हुए। तो हारित ऋषि, एकलिंग जी ने हारित ऋषि को कहा कि इस क्षेत्र में भीलों की बढ़ती हुई अलगाववादिता या बढ़ते हुए अत्याचारों को देखते हुए भविष्य में इस कालभोज या मालभोज को यहाँ का शासक नियुक्त करेंगे। तो एकलिंग जी की मदद से, हारित ऋषि के आशीर्वाद से ये कालभोज मालभोज इस उदयपुर का क्या बना था? पुनः शासक बना था। याद रखना मेरे मित्रों, बीच के अंदर थोड़ी सी इस वंश के कालभोज या मालभोज को परिस्थितियों या विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। एक गवाले के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा था, लेकिन शिव या एकलिंग जी तथा हारित ऋषि के आशीर्वाद से ये क्या बन गए थे? पुनः शासक। और पुनः शासक बनने से पहले इसने जिस व्यक्ति को पराजित किया था उसका नाम था मानमोरी। क्या नाम था? मानमोरी। और ये मानमोरी कौन से वंश का था? मौर्य वंश का था। और कब पराजित किया था? 734 ईस्वी में। तो सत्ता का संस्थापक कौन हो गया? कालभोज या मालभोज। कब? 734 ईस्वी में। किसको पराजित करके? मानमोरी को पराजित करके। इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी बप्पा रावल। बप्पा रावल। और ये उपाधि किसने दी थी? हारित ऋषि ने दी थी। किसने दी थी? हारित ऋषि ने। अगर ये पूछ भी लें कि कालभोज या मालभोज किसकी दया दृष्टि से शासक बना था, तो याद रखना ये किसकी दया दृष्टि से शासक बना था? ये बना था हारित ऋषि की या एकलिंग जी की। तो इन्होंने अपना कुलगुरु है ना, कुलगुरु, इस कालभोज या मालभोज ने अपना जो कुलगुरु है ना, कुलगुरु, वो कुल देवता या कुलगुरु किसको बनाया था? एकलिंग जी को। एकलिंग जी को। और इसके बाद में घोषणा भी की थी कि एकलिंग जी वास्तविक शासक तो कौन है? एकलिंग जी। और हम तो क्या है? एकलिंग जी के दीवान हैं। इसके अलावा जब भी ये किसी युद्ध के ऊपर जाते थे तो सबसे पहले एकलिंग जी से अनुमति लेते थे। इन एकलिंग जी का मंदिर इन्होंने कहाँ पे बनाया था? कैलाशपुरी में बनाया था। तो शिव जी की पूरी मान्यता थी। इसके अलावा इस कालभोज या मालभोज ने एक उपाधि और धारण की थी और वो उपाधि थी हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान के कौन से राजपूतों की उपाधि हिंदुआ सूरज थी। और इसका मतलब ये अपने आप को किसका अवतार मानते थे? राम का अवतार मानते थे। पहले बात होगी एकलिंग जी की। एकलिंग जी को वास्तविक शासक बनाते थे और खुद को दीवान, युद्ध पे जाने से पहले भी एकलिंग जी से अनुमति लेते थे। कालभोज मालभोज उपाधि बप्पा रावल हारित ऋषि ने दी थी। इस उपाधि के बारे में भी कुछ व्यक्ति कहते हैं। एक तो अपने कहता है नैन्सी और एक कहता है टोड। ये तो कहते हैं कि कालभोज या मालभोज तो इस व्यक्ति का वास्तविक नाम है, बप्पा रावल उपाधि है। लेकिन अगर पूछ ले श्यामल दास या पूछ ले कुंभलगढ़ प्रशस्ति, उसके अनुसार कहते हैं कि कालभोज तथा मालभोज तथा बप्पा रावल एक ही व्यक्ति के नाम है, किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है। या बप्पा रावल मूल नाम है, कालभोज तथा मालभोज इसकी क्या है?
उपाधियां हैं। तो सत्ता का संस्थापक कौन हो गया? कालभोज मालभोज 734 ईस्वी में मानमोरी को पराजित करके उपाधि बप्पा रावल की हारित ऋषि ने कुलगुरु एकलिंग जी। उपाधि के बारे में बात करते हैं 4 व्यक्ति, नैन सिंह टोड तथा श्यामलदास तथा कुंभलगढ़। अब बात करते हैं बप्पा रावल के आगे वाले जीवन की। बप्पा रावल ने राजधानी बनाया था किसको? नागदा को राजधानी बनाया था। इसके अलावा बप्पा रावल ने जो प्रमुख कार्य किया था, सोने के सिक्के चलाए थे। राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के इसने सिक्के चलाए थे और इसके सोने का सिक्का था 115 ग्रेन का। इसके अलावा इसने चांदी का सिक्का भी चलाया था और जो चांदी का सिक्का था ना, चांदी का सिक्का वो 27.5 रत्ती का था। इसके ये सोने का सिक्का अजमेर से मिलता है। सोने के सिक्के की जो अजमेर से मिलने वाली जानकारी है, कहते हैं कि अजमेर से इसके सोने के सिक्के मिले हैं। दंडवत प्रणाम करता हुआ बप्पा रावल की प्रतिमा है तथा उसके पास ही एकलिंग जी की प्रतिमा है तथा पास ही बछड़े को दूध चुंगाते हुए गाय की प्रतिमा है। तीनों प्रतिमाओं को देखकर अनुमान लगाया था कि यह सोने का सिक्का किसका है? बप्पा रावल का है। कौन से क्षेत्र से मिला है? अजमेर से मिला है। 115 ग्राम का है। चांदी का सिक्का 27.5 रत्ती का है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए थे। कौन से शासकों ने चलाए थे? कुषाण शासकों ने चलाए थे। और कुषाण शासक का नाम था विमकदफिसिस। और इस विमकदफिसिस ने भारत के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। संस्थापक वंश का हो गया, दूसरा सत्ता का संस्थापक हो गया। अब हम आगे बात करेंगे, इस वंश की शुरुआत करेंगे। तो कालभोज के बाद में जो यहाँ का शासक बना था उसका नाम था अल्लट, जो इस क्षेत्र का, हालांकि कालभोज के बारे में और भी बता दूं मैं, कहते हैं कि ये 2 भैंसों की बलि एक साथ दे सकता था या देता था। इसके अलावा कहते हैं कि ये 4 बकरों का मांस एक साथ खाता था। 52 हाथ की धोती या 52 गज की ये धोती पगड़ी बांधता था। ऐसी बातें इसके बारे में बताई जाती है कि बहुत ही ताकतवर था। इसके बाद में यहाँ पर जो शासक बना था उसका नाम था अल्लट। अल्लट की उपाधि थी भाई आलूराव। अल्लट की उपाधि थी आलूराव। आलूराव ने राजधानी भी चेंज कर दी थी और राजधानी इसने बनाई थी आहड़। इसके अलावा आलूराव का जो विवाह था ना, विवाह है वो राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय विवाह था और राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय प्रथम विवाह था। एक हूण राजकुमारी थी और उस हूण राजकुमारी का नाम था हरिया के साथ इसने क्या किया था? विवाह किया था। और इसके अलावा बात करें तो राजस्थान में प्रथम बार प्रशासनिक सेवा जिसने शुरू की थी या नौकरशाही की बात कर ले हम, नौकरशाही की शुरुआत भी इसी ने की थी। यही प्रश्न पूछे जाते हैं अल्लट के बारे में। उपाधि आलूराव, राजधानी चेंज की, नागदा से बदल के कहां पे लेके गया था? आहड़ लेके गया था। विवाह किया था, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ किया था। बदमाश जाति थी, बदमाश जाति आते ही घर पे क्या बोली? नौकर चाहिए, खुद से काम नहीं होता। तो बेचारे अल्लट ने राजस्थान के अंदर नौकरशाही की शुरुआत की। राजस्थान में नौकरशाही की शुरुआत अल्लट के द्वारा गुहिल वंश के अंदर की गई थी। विवाह की बात करें तो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। हालांकि हम चर्चा इसके बारे में बाद में करेंगे। आदमी देख लेते हैं हम, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त विडसी कौन थी? हेलेना। और ये हेलेना कौन थी? सेल्यूकस था। और ये सेल्यूकस कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर था, सिकंदर का सेनापति। जब सिकंदर का सेनापति भारत को विजेता बनाने में या भारत को जीतने में असफल रहा, वापस लौट गया। 323 ईस्वी में बेबीलोनिया के अंदर सिकंदर की मृत्यु हो गई। तब लगभग 17 साल बाद, लगभग 17-18 साल बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व उसे भारत को जीतने के सपने को पूरा करने के लिए वापस आया। चंद्रगुप्त के साथ उसने युद्ध लड़ा, लेकिन इस युद्ध में पराजित हो गया और बदले अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ करना पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो भारत के अंदर पूछ ले तो चंद्रगुप्त मौर्य विड्स हेलेना, और राजस्थान के अंदर पूछ ले तो हूण राजकुमारी हरिया। इसके बाद में शासक बनता है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह। इस शक्ति सिंह के समय मुंज परमार शासक था जिसका नाम था मुंज।
मुंज परमार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में शासक बना था भोज परमार, और उस भोज परमार ने यहाँ पे एक मंदिर बनाया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर, नारायण मंदिर। और इसी त्रिभुवन नारायण मंदिर को वर्तमान में क्या कहते हैं, मोक्कल का मंदिर कहते हैं। तो याद रखना, कई बार हम सोचते हैं कि मोक्कल का मंदिर, जिसे समिधेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, पुनर्निर्माण मोक्कल ने करवाया था, सर्वप्रथम परमार शासक भोज ने करवाया था। तो भोज ने कब करवाया था, तो पूछ लें कि जब भोज ने इस चित्तौड़ पर या उदयपुर पर अधिकार किया था, तब वहां का शासक कौन था, शक्ति सिंह था। और उस शक्ति सिंह के बाद में शासक बना था रण सिंह, और रण सिंह के बारे में पढ़ेंगे कल। इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था छेम सिंह या क्षेत्र सिंह, दूसरे का नाम था राहप। ये नाराज होकर सिसोदा गांव के अंदर चला गया और वहां पे सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। ये तो क्या कहलाए थे, राणा कहलाए थे सिसोदा वाले, और ये क्या कहलाए थे, रावल। इस छेम सिंह के लेकर रतन सिंह तक तो हम क्या पढ़ेंगे, रावल पढ़ेंगे। जब 1303 में रतन सिंह की मृत्यु हो जाएगी, लगभग 23 वर्ष तक ये चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। उससे वापिस छुड़वाकर यहाँ का एक वीर आएगा जिसका नाम है हमीर, वापिस छुड़वाएगा और यहीं पर सिसोदिया वंश की नींव डालेगा। तो ये कहानी हम पढ़ेंगे बाद में। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तारीख को आप यूं ही बनाए रखें। परिश्रम क्लासेज यूट्यूब के चैनल को आप लगातार सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद मित्रों।